दोस्तों, अगर कभी राजनीतिक जिम्नास्टिक्स के लिए कोई अवार्ड की घोषणा हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित रूप से स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार होंगे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पोडियम पर जगह बनाने की होड़ में होंगे। कभी नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी रहे इन दोनों नेताओं का अब उनके प्रति वफादार सहयोगी बनने का सफर लगभग पूरा हो चुका है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का एकजुट होकर खड़ा होना इस बात का ताजा सबूत है कि पिछले 10 महीनों में राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदले हैं। जून 2024 में त्रिशंकु संसद के फैसले के बाद जहां नीतीश और नायडू सत्ता के खेल में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में थे, वहीं अब दोनों ने चुपके से भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार का यह बदलाव भारतीय राजनीति में सिद्धांतों के पतन और व्यक्तिगत अस्तित्व की खोज का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। आखिरकार ये वही नीतीश थे जिन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर बगावत का झंडा बुलंद किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने का उनका मकसद था खुद को एक धर्मनिरपेक्ष दीवार के रूप में स्थापित करना, जो कथित तौर पर सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करे। दोस्तों, ये वैचारिक और व्यक्तिगत टकराव 2002 के गुजरात दंगों से शुरू हुआ था, जब 2013 में मोदी ने सद्भावना यात्रा के दौरान टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो नीतीश ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि देश को चलाने के लिए आपको सभी को साथ लेना होगा, कभी टोपी पहननी होगी तो कभी तिलक लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये नीतीश का नर्म धर्मनिरपेक्षता का दर्शन था जिसे उन्होंने मोदी की आक्रामक हिंदुत्व की छवि के खिलाफ खड़ा किया था। बहरहाल अब 12 साल बाद ये स्पष्ट है कि इस वैचारिक टकराव में केवल एक ही विजेता है। 2 साल पहले तक जो नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरे थे, वो आज मोदी के दरबार में एक अधीनस्थ की तरह खड़े हैं। दोस्तों, नीतीश की बिगड़ती सेहत ने उन्हें मोदी की राजनीतिक मशीनरी के सामने और भी कमजोर कर दिया है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि नीतीश मुस्लिम कल्याण के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन ये तेजी से एक खोखली बात नजर आती है। मुस्लिम समुदाय अब धीरे धीरे जदयू की राजनीतिक रणनीति से हाशिए पर खिसकता जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी के लिए नीतीश एक उपयोगी चेहरा है जो नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले उनकी सामाजिक आधार को मजबूत करने में मदद करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद नए गठजोड़ और नेतृत्व की संभावनाएं भी उभर सकती हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू का मामला थोड़ा पेचीदा है। वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां बीजेपी का प्रभाव सीमित है। उनके पास प्रशासनिक कुशलता और राजनीतिक अनुभव तो है, जिसके बूते वो बीजेपी की मेहरबानी के बिना आंध्र प्रदेश में सत्ता में बने रह सकते हैं। फिर भी दोस्तों, ये वही नायडू हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के खिलाफ तीखा हमला बोला था और यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी तक कह डाला था। वैसे याद दिला दें कि नायडू की राजनीति हमेशा से ही केंद्र के साथ लेन देन के रिश्तों पर टिकी रही। पिछली गठबंधन सरकारों के दौरान में उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट और वाजपेयी की एनडीए सरकार को समर्थन देकर ये साबित किया था। अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने केंद्र के साथ एक नया सौदा किया है, आर्थिक रूप से तंगहाल आंध्र प्रदेश के लिए अधिकतम वित्तीय मदद हासिल करना और साथ ही विवादास्पद विधेयकों पर केंद्र का साथ देना। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरह से नीतीश और नायडू दोनों ने ही राजनीतिक अस्तित्व को एक कला बना दिया है, जिसमें लचीला रवैया उनकी सत्ता की लंबी उम्र सुनिश्चित करता है, मगर साथ ही उनके राजनीतिक फैसले धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच के विभाजन पर सवाल उठाते हैं, जो समकालीन भारतीय राजनीति की आधारशिला रहा है। दोस्तों, ये फैसले उस राजनीतिक व्यवस्था के पाखंड को सामने लाते हैं जहां सिद्धांतों की जगह सुविधा ने ले ली। उनकी चयनात्मक सोच एक राजनीतिक सत्य को रेखांकित करती है। आप किसी मुद्दे पर कहां खड़े हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बैठे हैं। इस प्रक्रिया में धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक मूल्यों को धीरे धीरे खोखला कर दिया गया है। दोस्तों, इससे एक सवाल बार बार खड़ा होता है, क्या नीतीश कुमार तब धर्मनिरपेक्ष हैं जब वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हैं, और क्या वो बीजेपी के साथ जाने पर सांप्रदायिक हो जाते हैं? नायडू के साथ भी यही सवाल है। अब इसे साफ तौर पर अवसरवादी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अलग अलग रंग कह सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हर तरह के सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता कर सकते हैं। याद दिला दें कि कांग्रेस ने इस कला को परिपूर्ण किया था। एक दिन शाहबानो मामले में मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुकना, तो अगले दिन बाबरी मस्जिद के ताले खोलकर हिंदुत्व के झंडा बरदारों के साथ नजदीकी बढ़ाना। समाजवादी पार्टी और जनता परिवार, जो कांग्रेस विरोध को अपनी पहचान मानते थे,
उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता के साथ मनमानी की और जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल भी अतीत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों के साथ गठबंधन कर चुके हैं ताकि केंद्र में सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। केवल वामपंथी दलों ने बिना किसी हिचक के सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की है, लेकिन वामपंथ अब राजनीतिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वो प्रमुख कथानकों को चुनौती नहीं दे सकता। दोस्तों, इसका नतीजा ये है कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे चुनौती देना मुश्किल लगता है। एक ऐसी पार्टी जिसके लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं, वो अब दावा करती है कि वो इस्लामी प्रथाओं में सुधार लाने, तुष्टीकरण को खास करने और गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की चैंपियन है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि एक महज हिंदूवादी, बहुसंख्यकवादी विश्व दृष्टि को मजबूत कर रही है जो अन्य सभी धर्मों को संदेह और अक्सर घृणा की नजर से देखती है। दोस्तों, अब हालात ये हैं कि जो लोग बीजेपी की ताकत को चुनौती दे सकते थे वो अब या तो खुद बहुत कमजोर हो चुके हैं या समझौता कर चुके हैं। नीतीश और नायडू के समर्थक दावा करेंगे कि उनके नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन सुनिश्चित किए ताकि उन लोगों की चिंताओं का समाधान हो जिन्हें लगता है कि विधेयक जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का मूल संवैधानिक सवाल इस नए कानून से गंभीर रूप से कमजोर हुआ है। जो बचा कुचा है वो एक टूटा हुआ धर्मनिरपेक्ष दर्पण है जिसमें नीतीश और नायडू को कभी कभी झांकना चाहिए। उसमें दिखने वाला विकृत प्रतिबिंब उन्हें याद दिला सकता है कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। वो जो कभी सभी धर्मों की समानता के सिद्धांतवादी रक्षक होने पर गर्व करते थे, आज भेदभावपूर्ण राजनीति के सबसे बड़े सपोर्टर बन चुके हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इस अवसरवादी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।